चलो तो आज शुरू करेंगे एक्सेल को। ठीक है, तो एक्सेल मिलेगा कहाँ हमें? जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा एक्सेल। हम इसे सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, किसके माध्यम से? सर्च बॉक्स में जाके एक्सेल लिख के सर्च कर सकते हैं। जब आप एक्सेल खोलेंगे तो आपके सामने कुछ पहले से बने बनाए टेम्पलेट आएंगे, नीचे रिसेंट फाइल्स आएंगे, रिसेंटली आपने जिन पे काम किया होगा, और ऊपर मिलेगा आपको ब्लैंक वर्कबुक। एक्सेल में जो भी फाइल हम बनाते हैं ना, उसको वर्कबुक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक्सेल में हम जो भी फाइल बनाते हैं उसे वर्कबुक कहते हैं। एमएस वर्ड में जो फाइल बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट। और एक्सेल में जो बनाते हैं उसे कहते हैं वर्कबुक। तो यहाँ पे लिखा है ब्लैंक वर्कबुक, मतलब हम खाली एकदम एक्सेल का वर्कबुक लेंगे। अब एक वर्कबुक में आप जितना चाहें उतना सीट इंसर्ट कर सकते हैं। सीट लाइक पेज, जैसे एमएस वर्ड में जब आप फाइल बनाते थे तो एक फाइल के अंदर, एक डॉक्यूमेंट के अंदर 10-20 पेज आराम से आप इंसर्ट कर लेते थे। ठीक है, उससे भी ज्यादा जितने जरूरत है उतनी कर लेंगे। यहाँ भी आपको जितनी जरूरत है उतनी सीट इंसर्ट कर सकते हैं। ये एक सीट है, आप नीचे देखिए यहाँ प्लस का सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, इस प्लस पे क्लिक करके आप दूसरा सीट ले सकते हैं, सीट 1, सीट 2। तो अब बात आती है कि एक सीट में हम डेटा कितना रख सकते हैं, एक सीट में कितने लोगों का डेटा रखा जा सकता है। तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पता चलेगा कि मैक्सिमम आप कितने लोगों का डेटा रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले ये बताइए कि ये इसे क्या कहते हैं? जो ABCD से रिप्रेजेंट हो रहा है इसे क्या कहते हैं? और जो 1 2 3 से रिप्रेजेंट हो रहा है इसे क्या कहते हैं? ये ABCD से जो रिप्रेजेंट हो रहा है इसे क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। ठीक है, ये है हमारा कॉलम और ये है रो। तो कितने रो होते हैं और कितने कॉलम होते हैं एक सीट के अंदर? मैं एक्सेल की बात नहीं कर रहा, एक सीट की बात कर रहा हूं, क्योंकि एक वर्कबुक में आप जितने चाहें उतने सीट बना सकते हैं। तो एक सीट पर आप कितने डेटा को रख सकते हैं? तो इसका जवाब होगा सबसे अंतिम सेल में हमें जाना पड़ेगा, सबसे अंतिम रो पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो, देखिए ऐसे डाउन एरो दबाएंगे तो एक एक नीचे जाएगा, और वही कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाएंगे तो सबसे नीचे पहुंचा देगा आपको, जो है 10,48,576। मतलब अगर आप एक सीट में डेटा रखने की बात करें तो 10,48,576 लोगों का डेटा एक सीट में आप रख सकते हैं। समझ में आई बात? फिर से ऊपर आ गए। और कॉलम फिर कितने हैं? रो की संख्या तो पता चल गई, रो की संख्या क्या है? तो रो की संख्या आप कहेंगे कि रो की संख्या है 10,48,576। ठीक है, 10,48,576। कॉलम कितने हैं? तो कॉलम की जो संख्या है वो तो ABCD से रिप्रेजेंट हो रही है। और 26, आओ तो जरा, 26 तो यहाँ खत्म हो गए। ठीक है, 26 नहीं है, ये होते हैं 16,384। कॉलम्स की जो संख्या होती है वो क्या होती है? 16,384। ठीक है, अब इसको जांचेंगे कैसे कि सही में 16,384 होता है कि नहीं। तो अगर आप कहें कि कंट्रोल के साथ हम राइट एरो दबाते हैं तो अंतिम हमें क्या मिलेगा? XFD। अब ये कौन सी वैल्यू है? XFD का मतलब क्या हुआ? नंबर में दिखाता तब ना हमें पता चलता। नंबर में कैसे दिखाएगा? तो उसके लिए क्या करना है आपको? किसी भी टैब के ऊपर, होम टैब हो, इंसर्ट टैब हो, किसी भी टैब के ऊपर राइट क्लिक करना है, कस्टमाइज द रिबन में जाना है, और यहां जाने के बाद में आपको मिलेगा फॉर्मूला। इसके अंदर लिखा होगा R1C1 रेफरेंस स्टाइल। R1C1 का मतलब रो भी 1 से इंडिकेट होगा, कॉलम भी 1 से इंडिकेट होगा। ठीक है, इसको चालू कर देंगे तो जैसे ही R1C1 रेफरेंस स्टाइल दिया, यहाँ पे कॉलम भी क्या हो गया? नंबर से इंडिकेट होने लगा, और अंतिम कॉलम आप देखो क्या दिखा रहा है? 16,384। तो बात समझ में आई? बात क्या समझ में आई कि एक सीट के अंदर अगर आप रो की बात करें तो एक सीट में रो कितने होते हैं? 10,48,576। कॉलम कितने होते हैं? 16,384। समझ में आई बात? ठीक है, तो मैं पूछूं सेल कितने होंगे? सेल मतलब ये, जैसे मैं अगर इतना दूर सेलेक्ट कर रहा हूं, मैं पूछूं कितने सेल मैंने सेलेक्ट किए हैं, तो आप कहेंगे कॉलम 3 है और रो कितने हैं? 5, 15। तो टोटल सेलों की संख्या कितनी हो गई? 15। इसी तरह से पूरे सीट में सेल कितने होंगे? तो आप गुना कर देंगे दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। लेकिन कॉपी पे लिख के नहीं, एक्सेल में ही।
एक्सेल एक तरह से कैलकुलेटर का भी काम करेगा। जैसे मुझे जोड़ना है 5 + 6, तो ये जोड़ना चाहिए था ना। तो कोई भी चीज अगर आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है तो आपको उसे फॉर्मूला बनाना होगा, और फॉर्मूला बनाने के लिए शुरू में इज इक्वल टू का साइन देना कंपलसरी है। ठीक है, तो हमने लिखा इज इक्वल टू 5 + 6, कितना आ गया 11। हमने लिखा इज इक्वल टू 8 × 6, कितना आ गया 48। तो इसी तरह से अगर हम ये दिखाना चाहें कि टोटल सेल कितने हैं तो आप क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू, या तो आप नंबर लिख दीजिए 10,48,576 गुणे 16,384, दोनों का मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। समझे बात। तो एक्सेल में आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, और कैलकुलेशन करने के लिए जरूरी क्या है कि शुरू में इज इक्वल टू का साइन लगा हो। चलो, तो अब मुझे ये बताना कि इसका आंसर क्या होगा। इज इक्वल टू 6 × 9 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 8 × 2 माइनस 5, क्या होगा इसका आंसर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, एक्सेल तो करेगा ही, आपको करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, भाग लगा देंगे 3 में 6 में गुणा हो जाएगा 18, 18 और 16 में से 5 गया 11। ठीक है, 28 होगा 29 होगा, घट थोड़ी रहा है, 29 हो रहा है। ठीक है, घटाना थोड़ी है, वहां जोड़ना था। तो ये 29 आ रहा है, इसको सॉल्व करके 29 आ रहा है। मतलब आप मैथ के कोई भी कैलकुलेशन आप इसमें कर सकते हैं, ये फीचर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे फंक्शन होंगे इसके अंदर जिसका यूज करके आप कैलकुलेशन करेंगे। जैसे जोड़ने के लिए इसमें फंक्शन दिया होता है, घटाने के लिए तो नहीं होता है, जोड़ने के लिए होता है, एवरेज निकालने के लिए होता है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इन सबको फाइंड करने के लिए भी इसमें फंक्शन दिया होता है। समझे। चलिए फिर, तो आज करना क्या है वो देखते हैं। अभी तक आपको क्या पता चल गया, पता ये चल गया कि इसमें कॉलम्स होते हैं और रो होते हैं। पूरा एक्सेल सीट जो है वो रो एंड कॉलम से मिलकर बनता है, और कोई भी ऐसा प्रोग्राम जहां पर डेटा रो और कॉलम में इंसर्ट होते हैं उसे कहा जाता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम, उसे कहते हैं स्प्रेडशीट। ठीक है, स्प्रेडशीट। और एमएस वर्ड को हम क्या कहते थे, वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर। एमएस वर्ड को हम वर्ड प्रोसेसर कहते थे, इसे स्प्रेडशीट कहेंगे। दोनों में अंतर ये है कि एमएस वर्ड में हम डॉक्यूमेंट बनाते थे, इसके अंदर हम क्या बनाते हैं, शीट बनाते हैं, वर्कशीट बनाते हैं। वर्कबुक तो सबको कहते हैं ना, एक्सेल के फाइल को वर्कबुक कहा जाता है, और एक्सेल के फाइल में मौजूद इन पेज को सीट कहा जाता है। सीट 1, सीट 2, सीट 3। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इनका नाम चेंज कर सकते हैं। सीट 1 का नाम मान लो मुझे चेंज करना है और मुझे रखना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक किया और रीनेम कर दिया, और इसका नाम रखना है मुझे स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट डेटा। तो नाम चेंज कर सकते हैं, शीट का नाम हम बदल सकते हैं अपने काम के अकॉर्डिंग, क्योंकि सीट 1 सीट 2 से हमें क्या याद रहेगा कि कौन से सीट पे क्या डेटा रखा हुआ है। ठीक है, और कोशिश ये रहेगी कि रोज हम एक ही एक्सेल फाइल में काम करें। अगर इसको हम आज सेव कर दे रहे हैं, कंट्रोल-S किया, इसको मैं सेव कर दे रहा हूं डी ड्राइव में। ठीक है, एक्सेल ATM नाम से सेव कर दिया, इसलिए ताकि जब भी मैं कुछ नया बताऊंगा इसी में सीट जोड़ जोड़ के बताते जाऊंगा, तो एक फाइल में रहेगा, सारा चीज एक जगह रहेगा, इसलिए। चलिए, तो अब काम क्या करना है वो देखते हैं। मैं आपको एकदम छोटा सा डेटा दे रहा हूं। यहाँ पे मैं कहूं कि आपको नाम क्या रखा है आपने, स्टूडेंट डेटा। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप स्टूडेंट का डेटा मेंटेन करिए, तो आप क्या क्या चीजें मांगेंगे। सबसे पहले अगर मैं चाहूं तो सीरियल नंबर ऐड कर सकता हूं ना, सीरियल नंबर कंटिन्यू रखने के लिए सीरियल नंबर ऐड कर दिया। उसके बाद में आप चाहो तो रोल या रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद नेम ले सकते हैं। उसके बाद क्या लेंगे, उसके बाद में चलो मान लिया उसका नेम तो ले लिया, नेम लेने के बाद में आप चाहो तो डेट ऑफ बर्थ भी ले सकते हो, डेट ऑफ बर्थ। मोबाइल नंबर भी लिया जा सकता है ना, ठीक है।
और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ चीजें ले लें, न्यूमेरिक वैल्यू, लाइक मार्क्स ले लेते हैं फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, रुको, मैथ का हो गया, और हिंदी का और इंग्लिश का। ठीक है, हिंदी का और इंग्लिश का। जब ये मार्क्स लेंगे तो आपको टोटल की भी जरूरत पड़ेगी, टोटल के बाद में क्या जरूरत पड़ेगी, परसेंटेज। बस फिलहाल इतने को हमें मैनेज करना है। मैनेज करने का मतलब ये है कि आपको ये लगना चाहिए कि हाँ टेबल है, इसके अंदर आप डेटा डालेंगे। जैसे सीरियल नंबर को इतने जगह की जरूरत नहीं है तो हम इसके साइज को क्या कर देंगे, कम कर देंगे यहाँ से। रजिस्ट्रेशन नंबर थोड़ा सा ज्यादा आप कर सकते हैं। नेम को और जगह की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इतना छोटे कॉलम में हम नहीं भर सकते हैं नाम को। फिर डेट ऑफ बर्थ को हल्की सी जगह की जरूरत है। मोबाइल नंबर को भी थोड़ी जगह देनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी ये सब अपना सही है। अब देखो क्या करना है, इसको थोड़ा सा चौड़ा कर देना है। इसको चौड़ा कर दिया, फिर हमने इस हेडिंग को सेलेक्ट किया। हेडिंग को सेलेक्ट करने के बाद हमने इसे सेंटर कर दिया, बोल्ड कर दिया, साइज थोड़ा बड़ा कर देंगे। याद रखिएगा कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन यहाँ काम नहीं करेगा साइज बड़ा करने के लिए। ठीक है, फॉन्ट का साइज बड़ा करने के लिए होता है ना कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, यहाँ काम नहीं करेगा। तो यहाँ आपको मैनुअली यहाँ से करना पड़ेगा साइज को इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहाँ पे 12 कर दिया और कुछ नहीं। अब क्या करना है, इतना तो कर लिया, नीचे जितना दूर में आपको डेटा भरना है उतना सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में यहाँ से जाके ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए। ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दिया, उससे क्या हुआ कि हमारा टेबल विजिबल हो गया कि हाँ इतने दूर में हमें डेटा को क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, ये फिजिक्स का चौड़ा कैसे हो गया, ये तो मैंने किया नहीं। अच्छा, क्या होता है ना कभी कभी कि हमें बराबर रखना होता है और कोई ज्यादा चौड़ा कोई ज्यादा पतला ऐसे हो जाता है। जैसे देख पा रहे हैं तीनों, कोई ज्यादा चौड़ा है, किसी की विड्थ ज्यादा है, किसी की कम है। तो हम करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश टोटल, इसको बराबर रखना है। ठीक है, तो बराबर रखना है उसके लिए एक तरीका होता है यहाँ फॉर्मेट में हम जाएंगे और फॉर्मेट में आप देखो तो कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, वहां लिख डिस्ट्रीब्यूट नहीं, वहां पे लिखा होगा कॉलम विड। कॉलम विड है, ऑटो फिट कॉलम विड भी लिखा है, डिफॉल्ट विड भी लिखा है। मतलब कॉलम की चौड़ाई की बात कर रहे हैं। तो डिफॉल्ट कितना होता है, डिफॉल्ट होता है 8.05। आप चाहो तो यही सेट कर दो, डिफॉल्ट जो होगा वो आ जाएगा। लेकिन अब हमें पता चल गया ना 8 पॉइंट, तो हमने एक काम किया, यहाँ से क्या ले लिया, कॉलम विड ले लिया। कितना रखना है, तो हमने कहा 8 रख देते हैं बस। सब बराबर हो गए, तो सारे यहाँ पर बराबर हो गए। अब इसमें ना आपको डेटा भरना है। क्या डेटा भरना है, तो जहां पर जो हेडिंग है उसके अकॉर्डिंग डेटा भरना है। समझ रहे हैं बात? चलिए पहले एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं आपको। जैसे मान लो कि यहां पर हमने लिखा 2 और यहां लिखा 4, दोनों में बताइए कितने का गैप है, 2 का गैप है। अगर मैं दोनों को सेलेक्ट कर लूं तो कितने का गैप पड़ रहा है, 2 का। अब माउस को ले जाना है आपको, कॉर्नर पे एक छोटा सा बटन दिख रहा होगा, ठीक है, प्लस का सिंबल बना, इसको पकड़ के नीचे की तरफ खींचना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2-2 का डिफरेंस करते हुए आगे की तरफ बढ़ गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 30 और नीचे लिखता हूँ 27, इसमें कितने का डिफरेंस है, 3 का। अगर दोनों को, याद रखिएगा जब भी सेलेक्ट करेंगे दोनों को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से प्लस का सिंबल बनने का वेट करेंगे। हाँ, बन गया ब्लैक कलर का, रिवर्स फॉर्म में हो गया। तो आप उल्टा या सीधा किसी भी तरह से सीरीज बना सकते हैं इस तरीके से। क्लियर? और चीजें कर सकते हैं, लाइक आपने यहां पर लिख दिया JAN, किसका शॉर्ट फॉर्म है, जनवरी का। बस इतना लिखकर आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, आ रहा है, बात समझ में आ रही है ना? तो इस चीज को अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जितना लिखना है लिख सकते हैं। उसके अलावा संडे का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, SUN, और SUN लिखकर आप इसे ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे ड्रैग कर सकते हैं। दोबारा संडे आ गया क्योंकि एक ज्यादा ड्रैग हो गया है। बात समझ में आई?
तो ये सब शॉर्ट तरीके हैं। अच्छा पूरा संडे लिखेंगे तब भी आ जाएगा, संडे मंडे पूरा जिस फॉर्मेट में लिख रहे हैं उसी फॉर्मेट में आ रहा है। तो इसे हम कहते हैं ड्रैग करना, ऑटोफिल भी बोल सकते हैं इसे। तो इसको मैंने क्यों बताया यहां, क्योंकि आगे हमें यूज करना है सीरियल नंबर में। सीरियल नंबर में मैंने लिखा 1, उसके बाद लिखा 2, और फिर दोनों को सेलेक्ट करके जब मैंने इसको ड्रैग किया 15 तक ही रखते हैं, तो 15 तक आ गया। फिर इसके बाद इसको सेंटर करना है, तो आपको पता है अलाइनमेंट, ठीक है, अलाइनमेंट से सेंटर कर दिया। रजिस्ट्रेशन नंबर मान लीजिए मैंने किसी का लिखा 5612 और फिर लिख दिया 5613। अब बताओ अगला क्या आना चाहिए, तो कैसे आएगा, दोनों को सेलेक्ट करेंगे। अच्छा फिर से ड्रैग करने की जरूरत है नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि एक बार हम ड्रैग कर चुके हैं 15 तक, एक्सेल को रेंज पता चल गया कि आप कहां तक ड्रैग करना चाहते हैं। तो ड्रैग ना करके हम यहां 2 बार क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है, ड्रैग ना करके हम 2 बार क्लिक भी कर सकते हैं, क्योंकि एक बार तो हमने ड्रैग कर लिया है ना, और एक बार ड्रैग करने की वजह से एक्सेल को रेंज पता चल गया कि कहां तक आपको ड्रैग आगे करना है। बात समझ गए। और भी तरीके होते हैं इसके। अब चलो नाम तो भरना पड़ेगा, नाम में कोई शॉर्टकट नहीं है, तो नाम यहां पर आपको टाइप करना ही पड़ेगा। ठीक है, एंटर करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, मल्टीपल नाम अपना भरते जाना है। अब आते हैं डेट ऑफ बर्थ में, तो डेट ऑफ बर्थ भी तो भरना ही पड़ेगा। 12/1/2003 लो, ठीक है, 15/4/2001, 201 नहीं 2001, ठीक है। उसी तरह से उस इसमें शॉर्टकट नहीं। डेट ऑफ बर्थ में क्या सीक्वेंशियली सबको जन्म दोगे हैं, क्या करोगे, क्या रखोगे कि आज इसका जन्म हुआ था कल उसका जन्म हुआ था, ऐसे रखोगे नहीं ना। तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, इसको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा आप देखो मोबाइल नंबर भी लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि सबका मोबाइल नंबर अलग होता है। कितना हो गया, 10 अंक हो गए, 2 4 9 है, 10 है, ठीक है। और टाइपिंग करेंगे ना तो थोड़ा सा आदत भी पड़ेगा। यहां शॉर्टकट है, नंबर भरने का एक शॉर्टकट है, यहां तक भर दें, इतना ही रखते हैं, इतना ही दूर रखते हैं। नंबर भरने का शॉर्टकट क्या है, एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, लिखना है इजिकल टू, फॉर्मूला लिखने के लिए इजिकल टू ही लिखना पड़ता है ना, और एक फॉर्मूला होता है। अच्छा एमएस वर्ड में अगर आपको टेक्स्ट चाहिए होता है तो क्या लिखते हैं, RAND, यहां भी चलेगा, लेकिन यहां पर चलेगा इजिकल टू RAND बिटवीन, रैंड बिटवीन, रैंडम नंबर चाहिए और बीच में चाहिए। तो पूछ रहा है बॉटम मतलब सबसे कम, तुमने कहा कि सबसे कम आए तो 20 आए, कॉमा दिया, यहां क्या लिख दिया फिर नीचे टॉप मतलब सबसे हाईएस्ट आए तो 96 आए, उससे ज्यादा नहीं। तो हमने एक फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, पता है क्या, इजिकल टू लिखा, इजिकल टू के बाद लिखा रैंड बिटवीन, उसने पूछा सबसे कम कितना, हमने कहा 20, कॉमा लगाया, सबसे ज्यादा कितना 96, इतना करके जब हम एंटर करेंगे तो 20 और 96 के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू आ जाएगी, 62 आ गई। अब क्या करना है कि आपको इसे कॉपी कर लेना है Ctrl+C से, और जितने दूर में आपको चाहिए उतने दूर में क्या करना है, पेस्ट कर देना है Ctrl+V से। लेकिन एक चीज नोटिस करिए, यहाँ 62 आया था, अभी 92 हो गया, मतलब ये वैल्यू अपडेट होती रहेगी। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे किसी का नाम लिखा, देखना सारी वैल्यूज बदल जाएंगी। देखो वैल्यूज चेंज हो गई, वैल्यू चेंज इसलिए हो रही है क्योंकि वहां फॉर्मूला लगा है। फॉर्मूला कैसे पता चलेगा, यहाँ फॉर्मूला लगा है, देखो यहाँ 35 पे क्लिक किया ना,
ऊपर देखिए यहाँ पर दिखा रहा होगा आपको फॉर्मूला, और इस एरिया को कहते हैं फॉर्मूला बार। ठीक है, फॉर्मूला बार मतलब यहाँ पे दिखा रहा है फॉर्मूला और यहाँ दिखा रहा है वैल्यू। और इस फॉर्मूले लगे होने की वजह से क्या हो रहा है कि जब भी हम कहीं कोई नया चीज डाल रहे हैं ये वैल्यू अपडेट हो जा रही है। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि फॉर्मूले को हटा दिया जाए और वैल्यू रह जाए। क्या कहा मैंने? यहाँ फॉर्मूले बार से फॉर्मूला हट जाना चाहिए और यहाँ वैल्यू रहना चाहिए। तो सुनिए, पहली बार मैंने फॉर्मूला लगाया ताकि मुझे टाइप ना करना पड़े, और मैंने क्या कर दिया, देखो जी फिर से कॉपी किया इसको, और अब नीचे भी मुझे चाहिए, नाम बाद में भर लेंगे, यहां तक चाहिए तो मैंने पेस्ट कर दिया। लेकिन इससे क्या हो रहा है प्रॉब्लम कि बार बार वैल्यू अपडेट हो जा रही है। तो मैंने एक काम किया कि सबको फिर से कॉपी करते हैं, सारे डेटा को फिर से कॉपी कर लेते हैं, और इस बार पेस्ट नहीं करेंगे, करेंगे इसको पेस्ट स्पेशल। यहां पर जाएंगे ना नीचे तो सबसे नीचे मिलेगा आपको क्या, पेस्ट स्पेशल। कॉपी करके वहीं पेस्ट करना है, ठीक है, लेकिन पेस्ट ना करके पेस्ट स्पेशल से जाना है। और देखो लिखा है ऑल, ऑल का मतलब होता है वैल्यू भी फॉर्मूला भी दोनों पेस्ट हो जाएगा। नीचे में लिखा है फॉर्मूला ओनली, इसका मतलब केवल फॉर्मूला पेस्ट होगा, वैल्यू पेस्ट नहीं होगा। और नीचे क्या लिखा है, वैल्यू, मतलब केवल वैल्यू आएगा, इसका फॉर्मूला नहीं आएगा। तो अभी आप नोटिस करिए यहाँ ऊपर फॉर्मूला बार में फॉर्मूला दिखा रहा है ना, अगर हम इसको वैल्यू करके पेस्ट कर दें तो ये उसी के ऊपर पेस्ट हो गया, लेकिन फॉर्मूला बार में चेक करिए फॉर्मूला हट गया। मतलब फॉर्मूला हटाने के लिए हमें ये करना पड़ा कि हमें इसे कॉपी करना पड़ा और पेस्ट स्पेशल से हमें वैल्यू पेस्ट करनी पड़ी। ठीक है, तो इससे फॉर्मूला हट गया और अब ये कभी अपडेट नहीं होगा। समझे बात? ठीक है, तो दो चीजें हमने क्यों छोड़ दी बताओ, इसका टोटल कितना आएगा, कौन बताएगा? मोबाइल का कैलकुलेटर नहीं ना निकाल लिए हैं? बताइए लो, क्या लिखेंगे? यही तो पूछ रहे हैं, मोबाइल का कैलकुलेटर नहीं ना निकाल लिए हो? पहले इज इक्वल टू लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? फॉर्मूला की मैं बात नहीं कर रहा, अगर किसी को फॉर्मूला पता है तो वो भूल जाना अभी के लिए। अब बताओ, नॉर्मली बताओ कैसे जोड़ेंगे? आप लिखेंगे 65, उसके बाद क्या लिखेंगे? प्लस, ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद 37, बहुत बढ़िया, बढ़ते जाओ, 95, 41, चलो जी बहुत अच्छा लिखा गया। अब मैं एक काम करता हूं ना, ये 37 आया है ना इसका वैल्यू, 283 आया है इसका जोड़ के, मैं इसको 32 कर दे रहा हूं, मतलब 5 अंक इसके घटा दे रहा हूं। अभी भी इसका टोटल 282 ही है, जो भी है 283 ही है। क्यों? पता करो इस बात को। पता नहीं इसलिए है क्योंकि देखो हमने यहाँ 32 किया, इसका इस 32 का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। बताओ कैसे? क्योंकि हमने तो फॉर्मूले में ये 37 ही डाला है, तो इसलिए इसको ऐसे ना लिखकर आप पता है क्या लिखेंगे? 65 नहीं लिखेंगे, आप 65 पे क्लिक करेंगे। 65 पे क्लिक करने पे क्या आ गया? क्यों आया F2? क्योंकि उस सेल का नाम ही F2 है। कैसे? F नंबर कॉलम में है और 2 नंबर रो में है। ये इसका नाम F2 क्यों है? क्योंकि F नंबर कॉलम में है और 2 नंबर रो में है। चलो जी, उसके बाद में प्लस लिखा, तो F2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 65 को। अगला क्या लिखेंगे? G2। G2 लिखेंगे या क्लिक करेंगे? क्लिक करेंगे, अपने से ले लेगा, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। फिर H2, फिर I2 और फिर J2। ठीक है, एंटर कर देते हैं। अभी 278 आया, अब इसको हम चेंज करके देखते हैं, 37 था ना, चेंज हो गया। ये अपडेट क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको वैल्यू से मतलब नहीं है, इसको इस बार एड्रेस से मतलब है। जो एड्रेस हम दिए हैं उस पर जितनी वैल्यू होगी उनका जोड़ निकाल रहा है। ठीक है, दोबारा क्या हम जोड़ेंगे इसको? दोबारा फिर से ये लिखेंगे, अगर 1-2 बार लिखना हो तो लिख लेना। 56 जब तक याद ना हो जाए, प्लस 93 प्लस 48 प्लस 52
प्लस 71। लेकिन इतना कितनी बार लिखेंगे? अभी मैंने आपको क्या सिखाया है? ड्रैग करना। अभी सिखाया ना ड्रैग करना, कि जब आप 1 और 2 लिखते हैं तो दोनों में 1 का अंतर है, तो वो ड्रैग कर लिया। हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया है ना, तो हम फॉर्मूले को बिना दोनों को सेलेक्ट किए, किसी एक को भी सेलेक्ट करके हम क्या कर देंगे? ड्रैग कर देंगे। सब में जोड़ के आ गया। जोड़ के क्यों आ गया? क्योंकि एक्सेल को पता है कि अगला जो आप जोड़ेंगे ना वो उसमें 3 वाली वैल्यू लेंगे, उसके बाद जो जोड़ेंगे उसमें 4 वाला लेंगे। तो इसमें देखो, इसमें अपने आप एड्रेस क्या बन गया होगा? F3 वाला बन गया है एड्रेस, ठीक है, F3 का एड्रेस बन गया है। अगले वाले में देखना F4 वाला एड्रेस बन गया है। तो क्या करना होता है? हमें सामने की सारी वैल्यूज को जोड़ लेनी होती है, फिर डिवाइड कर देना, ड्रैग कर देना होता है। अब बताना परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा? परसेंटेज आता है सब लोग को निकालने? 283 का कितना परसेंट हो गया? 283 300%। बताओ। देखो, कभी भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं? प्राप्त अंक में 100 से मल्टीप्लाई करके कुल अंकों से भाग दे देते हैं, यही करते हैं ना। प्राप्त अंक K2 है, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं कितने से? 100 से, और भाग देते हैं कितने से? कुल संख्या यानी कि 500, 5 सब्जेक्ट है तो 500 से। अब मुझे जरा ये बताना, 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, तो बट्टा में 5 ही रह जाएगा ना। आप ये तरीका भी अपना सकते हैं, या आप सिंपली लिख सकते थे। सिंपली क्या लिख सकते थे कि इसमें 5 से भाग दे दो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है मल्टीप्लाई करने की जरूरत? क्योंकि 100 से गुना हो रहा है और 500 से भाग हो रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जा रहा है। तो आपने सीधा इसको ऐसे निकाल दिया। अब ड्रैग करते हैं, हाँ तो ड्रैग करो। अच्छा, ड्रैग कभी कभी ना नहीं कर पाते हैं लोग, तो उसके लिए क्या तरीका है? उसका तरीका यह है कि आप सेलेक्ट कर लीजिए, आप सेल्स को क्या कर दीजिए? सेलेक्ट कर लीजिए। भाई आजा, सेलेक्ट कैसे करते हैं? शिफ्ट दबाते हैं और अंतिम सेल को सेलेक्ट करते हैं। नहीं हुआ, गजब, कोई बात नहीं, माउस से कर लेते हैं। कभी कभी आप ड्रैग नहीं कर पाते हैं तो देख लो कहाँ है, ठीक है। तो उसके लिए आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और एक शॉर्टकट की होता है जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल डी। कंट्रोल डी को बोलते हैं फील डाउन, ठीक है, फील डाउन। यहाँ पे लिखा है ना फील डाउन, इसी का शॉर्टकट होता है, वो मैं आगे बताऊंगा इसको। तो कंट्रोल डी जैसे ही आप दबाएंगे तो क्या होगा कि ये जो फॉर्मूला लगा है वो नीचे सब में लग जाएगा, इसे हम बोलते हैं कंट्रोल डी। कंट्रोल डी जैसे ही दबाएंगे, देखो सब में लग गया फॉर्मूला। हाँ, तो ड्रैग अगर करना है तो ड्रैग करिए, और अगर अच्छा ये फॉर्मूले में काम करेगा, ऐसा नहीं कि ये 2 नंबरों को सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल डी दबा दिया, वो नहीं करेगा। फॉर्मूले में ही ये कंट्रोल डी काम करेगा। बाकी इसमें अगर 2 नंबरों को सेलेक्ट करके आपको ड्रैग करना है तो वो फिर आपको करना ही पड़ेगा ड्रैग। तो इतना समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? कुछ भी नहीं था, बस हेडिंग बनाने आना चाहिए, डेटा भरने आना चाहिए। 2 जगह मैंने फॉर्मूला लगाया, और फॉर्मूला भी एकदम बेसिक सा। बेसिक सा मतलब जोड़ना है तो प्लस का सिंबल दे दे के जोड़ दिया, परसेंटेज निकालना है 5 से भाग लगा दिया। बस एड्रेस का ध्यान रखना है कि हमें कौन सा एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है। अगर एड्रेस गलत देंगे तो रिजल्ट भी गलत ही आएगा। टोटल को क्यों करना है? टोटल को ऐड, उससे कोई फायदा है टोटल को ऐड करके? नहीं, मतलब अगर कुछ फायदा निकलता तब ना हम टोटल को ऐड करते हैं। सारे लोगों का नंबर वो बताएंगे जब सेल और परचेज से रिलेटेड चीजें बनाएंगे ना, तो उसमें बताएंगे कि टोटल को भी फिर ऐड करके देखिए कि टोटल कितने का हुआ, ग्रैंड टोटल जिसे बोलते हैं। अब मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछूं इसमें, ये बताइए कितने लोग उसमें फेल हुए हैं? फेल मीन्स 30 के नीचे जिनका नंबर गया है वो फेल हुए हैं। कुछ ऐसा डेटा दिख रहा है जिसमें 30 के नीचे है, जैसे ये 28 दिख रहा है,
है ना, 28 दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, बस। लेकिन एक बात बताओ, यहां भी है, लेकिन एक बात बताओ, इतना कैसे खोजेंगे? कोई ऐसा उपाय लगाते हैं ना कि ये खुद बता दे कौन कौन फेल हो गया है, कोई ऐसा उपाय करते हैं कि ये खुद बता दे कौन फेल हो गया। तो आप नंबरों को कर लीजिए सेलेक्ट, हेडिंग्स को नहीं, नंबरों को कर लीजिए सेलेक्ट, टोटल को नहीं, टोटल की कोई जरूरत नहीं है, नंबर में ही ना पता चलेगा फेल हुआ के पास हुआ। नंबरों को कर लीजिए सेलेक्ट, और उसके बाद चले जाइए, यहां लिखा होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहां लिखा हाईलाइट सेल रूल्स, मतलब सेल को हाईलाइट करने के नियम, और यहाँ टॉप और बॉटम से रिलेटेड होगा। हम इसमें जाते हैं हाईलाइट सेल रूल्स में, लिखा है ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, क्या देंगे हम? लेस देन। कितने से लेस देन? मैंने कहा 30 से नीचे। तो जो भी डेटा 30 से लेस देन जाएगा वो देखो तो हाईलाइट हो गया। कलर आप अपनी मर्जी से भी यहां से बदल सकते हैं, रेड टेक्स्ट कर देते हैं हम, और देखो जिसकी भी वैल्यू 30 के नीचे गई है वो क्या हो चुका है? हाईलाइट हो चुका है। अच्छा, इसका आया है 93, मैंने इसको कर दिया 13, ये रेड हो गया ऑटोमेटिक। मतलब उस रेंज में मतलब ये जितने में नंबर है, इस रेंज में कोई भी डेटा अगर 30 के नीचे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। समझ में आई बात? अब परसेंटेज वाइज बताओ कौन लोग फेल हुए हैं, परसेंटेज वाइज, परसेंटेज वाइज बताइए कि कौन लोग फेल हुए हैं। आप कहेंगे कि जो 30% के नीचे आ जाता है जिसका नंबर, वो फेल होता है। सब्जेक्ट में क्रॉस लगना तो अलग चीज है, मान लो किसी का 65% नंबर है और फिर भी वो फेल है क्योंकि सब्जेक्ट में क्रॉस लगा है। अगर हम यहाँ पे नंबर्स को सेलेक्ट करते हैं, परसेंटेज को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और इसमें करते हैं लेस देन, कितना? इसमें भी कर देते हैं 30, तो कोई नहीं है, लेकिन कभी तो होगा, कर दो, किसको कर देते हैं? ये 48 है ना, अभी कितना आ गया? 40 आ गया, अब कितना आ गया? 32, एक और कम करो, देखो हाईलाइट हो गया वो। तो जिसका भी परसेंटेज 30 के नीचे जाएगा वो हाईलाइट हो जाएगा, और जिसका क्रॉस में लगा है वो तो हाईलाइट होना ही है। ये होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। बताइए, इतना समझ में आ गया? इससे ज्यादा बताने की भी कोई जरूरत नहीं है, इतना ही आप लोग करेंगे, हो जाएगा ना? अगर किसी को लगता है कि लिखने की जरूरत है, लिख लीजिए हेडिंग्स, केवल सारा चीज नहीं, हेडिंग्स। और अगर किसी को लगता है फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत है, वो भी लिख लीजिए।